अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर 4 शुरू करेंगे, जहां हम देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले फार्मर कौन थे, पहले हर्डर कौन थे। अब ये चीज़ कहना मुश्किल है कि जो पर्टिकुलर आदमी था या जो जिसने पहली फार्मिंग की वो एक इंसान था या उसका ही जिक्र हम करेंगे इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फार्मर्स थे, फार्मर्स ग्रुप होता है। हमें बस एविडेंस मिले कि इस जगह के लोग या यहाँ जो रहते थे वो लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। तो हमने ये अनुमान लगाया कि यही लोग थे जो पहले फार्मर्स हुए होंगे। ठीक है, एक दिन में तो फार्मिंग सीखी नहीं ने, ये बहुत लंबी प्रोसेस से चलता हुआ आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मिंग धीरे धीरे सीखी इन लोगों ने। तो हमने बाद में जो साइंटिस्ट थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनने ये पता लगाया कि ये लोग थे, यही लोग थे जो क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे सबसे पहले। तो इस पॉइंट को हम डिटेल में देखते हैं और जो इसमें साइट्स आएंगी उनको हम देखेंगे मैप में कि ये कहाँ पे लाई करती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेहरगढ़, बुरजाहोम, Dowsey Heading, Payyamapalli, Mahagara, etc. are the places where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले कि इस जगह के लोग क्या थे, फार्मर थे या हर्डर्स थे। अब ये जगह है कहाँ पे, इसको अब मैप में देखते हैं। यह है हमारे प्यारे भारत का मैप, जिसमें हम जो साइट्स हैं उनको देखते हैं वो कहाँ पे है। जो मेहरगढ़ है वो करंटली पाकिस्तान में लाई करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी आर्कियोलॉजिस्ट साइट, जहाँ पे काफ़ी एविडेंस मिले, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ के लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। बुरजाहोम, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि बुरजाहोम में क्या मिला, और ये अभी करंटली कश्मीर में लाई करता है। थर्ड है इसमें महागारा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पे लाई करता है, जिसका नेम अब चेंज होके प्रयागराज हो गया है। दाउजी हेडिंग, ये असम में लाई करता है, करंटली असम की टेरिटरी के अंदर में आता है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में लाई करता है। तो ये सिर्फ कुछ साइट्स ली हैं मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको लोकेट करने को एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही साइट थी, और भी बहुत काफ़ी साइट्स थी कि जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। अब हम चलते हैं अपने उस पॉइंट की तरफ। तो जो पहला पॉइंट है, इससे हमें ये पता चला कि जो ये साइट्स हैं, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले। ऐसा नहीं कि वो आदमी मिला जिसने पहले फार्मिंग की थी, या उसके परिवार का कोई रिलेटिव मिला, या उनकी जो एंसेस्टर थे, ऐसा आदमी मिला जिसके एंसेस्टर्स ने फार्मिंग की हो। ऐसा कोई भी नहीं मिला। बस हमें एक साइट मिली और यह अनुमान लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। ये पता लगाने के लिए कि यही साइट्स थी जहाँ पे सेटलमेंट हुआ, या सेटलमेंट कह सकते हैं कि रहे वो लोग, फार्मर या हर्डर्स रहे वहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया? उन लोगों ने स्टडी की, प्लांट्स की स्टडी की, एनिमल की स्टडी की, एनिमल की बोन्स की स्टडी की। देखिए, उस टाइम के जानवर अभी तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो उनकी जो बोन्स मिली वहाँ पे, उससे पता लगाया गया कि ये इतने साल पुरानी बोन्स हैं। या जो प्लांट्स हैं उसके फॉसिल्स मिले, उनसे ये पता लगाया गया कि ये प्लांट इतना पुराना है। तो तब जाके कंक्लूड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने मिल के कि या ये जगह में सबसे पहले फार्मिंग हुई थी। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये कैसे और ज़्यादा पता चला कि ये फार्मर के ही एविडेंस हैं। थर्ड पॉइंट था वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, विच मीन्स ईदर इट इज एक्सीडेंटली बर्न और फार्मर डिड सो। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। अब देखिए उस टाइम से अभी तक के ग्रेन्स तो बच नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो बात हो रही है न्यूलिथिक और मीजोलिथिक एज की बात हो रही है, तो वहाँ से अभी तक ये बच नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? आर्कियोलॉजिस्ट को मिले जले हुए ग्रेन्स। अब ये देखते हैं कि वो जले क्यों थे। या तो वो एक्सीडेंटली जल गए थे, मतलब आग लगी और वो जो उन्हें स्टोर करके रखा हुआ था वो जल गए थे, या फार्मर्स ने जलाए थे। अब उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था जैसा आजकल होता है कि फार्मर्स को उनका प्राइस नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं, जला देते हैं या फेंक देते हैं। ऐसा उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता था कि फसल का प्राइस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फार्मर्स क्या पता उनका कोई रिचुअल होता हो उस टाइम पे, कि कोई प्रथा होती हो जिससे वो ऐसा करते हो। ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ना आर्कियोलॉजिस्ट को पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पे। बस उनको क्या मिले, जले हुए अनाज मिले, जिससे ये पता लगाया कि गया कि उस टाइम पे लोग फार्मिंग करते थे और हर्डिंग करते थे। तो इन पॉइंट्स से हमें ये पता चलता है
कि उस टाइम के लोगों को काफ़ी नॉलेज थी फार्मिंग की, जैसा हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा बस इसमें जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोकेट करने को आती हैं और पूछा जाता है कि ये करंटली कहाँ पे लाई करती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे एक सेटल्ड लाइफ कैसे हो रही थी उनकी। जो नए लोग थे या जो नए आ रहे थे, धीरे धीरे जो चीज़ें सीखते रह रहे थे, कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, वो चीज़ देखेंगे अब हम। जैसा कि अभी हमने देखा कि फार्मिंग होने लग गई थी, धीरे धीरे लोग सीख रहे थे, रहना सीख रहे थे। तो अब उनकी जो लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं वो चीज़ हम देखेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो आगे वाला जो इधर साइड वाला है, इसमें मैं बताऊंगा कि पहले कैसी लाइफ थी और अब कैसी लाइफ हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेटल्ड लाइफ में हुआ क्या। तो पहला पॉइंट इसमें बोलते हैं, अर्लियर पीपल यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, केव्स एटसेट्रा। पुराने लोग थे, पुराने लोग में अब मैं यहाँ पे पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक की बात कर रहा हूँ। उस टाइम के लोग क्या कर रहे थे, कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे या केव्स में रहते थे, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जो न्यूलिथिक थी, अब वो लोग धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे थे और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि जो नए लोग थे, जो न्यूलिथिक के लोग थे, वो क्या अपने रहने के लिए एक परमानेंट हाउस बना रहे थे। ये क्यों बना रहे थे ये भी बताऊंगा मैं, पहले हम इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे। आपने देखा फार्मिंग कर रहे थे तो एक दिन में फसल नहीं उगती है, तो ये लोग क्या करते थे कि वहीं पे काफ़ी टाइम तक रहते थे। तो अब वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे धूप, गर्मी, बरसात, ये सब चीज़ें तो होंगी। इसलिए वो लोग अपने को बचाने के लिए, अपने को अपना सर ढकने के लिए घर बना रहे थे, लकड़ियों से घर बना रहे थे और उनके अंदर रह रहे थे। लेकिन पहले जो इससे पहले की बात है, जो ये पॉइंट है, इसमें ये बोला गया है कि उस टाइम के लोग ज़्यादातर डिपेंड किस में थे, हंटिंग पे थे या गैदरिंग पे डिपेंड थे। तो वो लोग घर नहीं बनाते थे, क्योंकि वो एक जगह, अभी मान लो उन्होंने घर बनाया, काफ़ी मेहनत से घर बनाया, उसके बाद उनको हंटिंग करने दूसरी जगह जाना है, तो उनका घर बनाना वो वेस्ट हो जाता था। इसलिए पुराने लोग ट्रैवल करते थे और जो नए आ रहे थे न्यूलिथिक वाले, ये एक जगह पे रुक रहे थे, सेटल्ड हो रहे थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ क्या मिले, पुराने एविडेंस मिले घर के, या झोपड़ियाँ जो बनाई थी उनने, उनके एविडेंस मिले। सेकेंड पॉइंट है, अर्लियर इफ दे फेस हार्श वेदर एट वेयर दे लिव देन दे यूज टू ट्रेवल। जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको थोड़ी हिंट दे दी थी नीचे वाले पॉइंट की। वेदर जैसे ही खराब होता था तो जो पहले के लोग थे, पैलियोलिथिक या मीसोलिथिक वाले लोग, वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। जैसे अगर बर्फ़ पड़ रही है इस इलाके में, तो वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है, या जहाँ बहुत गर्मी हो रही है उस जगह से जाके वो ठंडे इलाकों में चले जाते थे। लेकिन जो नए लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, उस चीज़ को फेस कर रहे थे। अगर बर्फ़ पड़ रही है तो वो अंडरग्राउंड घर बना रहे थे, जिनको बोलते हैं पिट हाउसेस। इसके एविडेंस मिले बुर्जा होम। बुर्जा होम एक साइट है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, कश्मीर में लाई करती है। यहाँ लोगों ने क्या बनाए, पिट हाउसेस बनाए, ज़मीन को खोद के अंदर। अब ज़मीन के अंदर घर क्यों बनाए, अब जैसा कि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, तो अगर वो ज़मीन के अंदर खोद के रहेंगे तो उनको क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। अब ये कश्मीर में मिला है तो आप सोच सकते हैं कश्मीर में क्या होती है, बर्फ़ होती है, और ये ज़मीन के अंदर रहेंगे तो वहाँ से बर्फ़ से इनको प्रोटेक्शन मिलेगा और ठंडा भी नहीं लगेगा। तो ये लोग क्या करते थे, सीढ़ियाँ बनाते थे ऊपर जाने के लिए, और उसको अपने पूरे जो घर होता था उसको पूरा मिट्टी से ढक देते थे, जिससे ये लोग अंदर रहते थे और उस क्लाइमेट में सर्वाइव करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अर्लियर टूल मेड ऑफ बोन एंड स्टोन विच आर रफ एंड विदाउट शार्प कटिंग एजेस। जो पहले होते थे, पहले क्या होते थे, जो टूल्स जो यूज़ हो रहे थे वो किससे बने थे, बोन से बने थे या स्टोन से बने थे, और वो उनकी जो शार्पनेस होती है, जो नुकीलापन होता है आगे से, वो उतना ज़्यादा नहीं था, और वो रफ थे। ठीक है, पकड़ने में आसान, ऐसे नहीं कि कंफर्टेबल हों, ऐसे नहीं थे, वो बहुत रफ थे और शार्प भी नहीं थे। लेकिन अब लोग धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे थे, तो जो अब टूल्स यूज़ हुए वो कैसे थे, ये न्यूलिथिक के टूल्स हैं। ये क्या थे, पॉलिश थे और इजीली पकड़ सकते थे इनको, और ये बहुत आगे से बहुत ज़्यादा शार्प थे। दे मेक स्टोन टूल्स विच आर पॉलिश्ड एंड हैव अ फाइन कटिंग एजेस। अब देखते हैं और क्या यूज़ कर रहे थे वो लोग। मोटार्स एंड पिस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब वो क्या यूज़ कर रहे थे, जो ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए ओखली होती है, जिसमें क्या वो करते हैं, मसालों को पीसते हैं। जो आजकल हम मसाले पीसते हैं, ओखली छोटी सी होती है, ग्राइंडर तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले क्या होता था, लोग ओखली में पीसते थे, वही उसको बोलते हैं
मोटार बोलते हैं, और जो स्टिक होती है जिससे पीसते हैं उसको बोलते हैं पेस्टल्स। इसका यूज़ करते थे किसके लिए? ग्राइंड करने के लिए, ग्रेन्स को, जो अनाज होता था उसको पीसने के लिए उस टाइम के नए लोग यूज़ करते थे। अब मैं जो नए लोग बोल रहा हूँ ये नियोलिथिक एज की बात हो रही है। जैसा कि ये इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूल्स हैं, ये देखिए इनमें पॉलिश किया हुआ है ये, और ये देखिए जो ये वाले टूल्स हैं ये शार्प्ड हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, और यहाँ पे कुछ पीस रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रेन्स को पीसा जा रहा है। ये देखिए सामान ये रखा हुआ है, इससे पीसते हैं, इसका यूज़ कर रहे थे न्यूलिथिक और अपनी लाइफ को आसान बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अर्लियर दे जस्ट हंट एंड गैदर देयर फूड, दे डोंट स्टोर देम। पहले के लोग थे हंटर गैदरर, जिनको बेसिकली बोलते हैं, पहला चैप्टर में भी आप पढ़ के आ रखे हैं, हंटर्स बोलते थे या गैदरर्स बोलते थे, स्किल्ड गैदरर्स भी बोलते थे। इसलिए बोलते थे क्योंकि वो लोग परफेक्ट थे इस चीज़ में, हंटिंग करने के लिए और गैदरिंग करने के लिए, सिर्फ इतना ही काम था उनका। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें लोग सीख रहे थे, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब अनाज उगाया तो पहले तो लोगों ने अनाज को डायरेक्ट जितना होता था उतना वो खा गए, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों ने स्टोर करना भी शुरू किया। स्टोर किसके लिए? अगले साल के लिए, बीज के लिए। आपने इससे पहले देखा था बीज के लिए स्टोर किया, उन्हें एज अ गिफ्ट स्टोर किया, किसी को गिफ्ट देने के लिए या बाद में खाने के लिए। जैसे अभी उनका हार्श वेदर चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तो उस टाइम उनके पास अनाज कुछ नहीं है खाने के लिए, तो उन लोगों ने स्टोर करना। अब वो स्टोर किस में कर रहे थे? पॉट्स में कर रहे थे, जैसा कि ये पॉइंट में भी लिखा हुआ है। अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड विच समटाइम्स वर डेकोरेटेड एंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, सम यूज देम फॉर कुकिंग फूड लाइक राइस एंड लेंटिल्स। अब देखिए उस टाइम पे लोग इनको डेकोरेट भी कर रहे थे, अच्छा दिखा रहे थे, मतलब इसमें कलर कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, पेंटिंग बना रहे थे। ऐसे एविडेंस भी मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि पेंटेड पॉट्स मिले हैं, जिसमें वो लोग क्या रखते थे, अनाज भी रख रहे थे और अपना जो कुकिंग करते थे उसको पकाने के लिए भी यही पॉट्स यूज करते थे, जिसमें वो राइस बनाते थे या दाल बनाते। तो इन पॉइंट से आपको ये समझ में आया होगा कि पहले की लाइफ और जो नई लाइफ थी न्यूलिथिक की लाइफ, उसमें काफी चेंजेस आ रहे थे। न्यूलिथिक के स्टोन्स टूल्स जो थे वो काफी एडवांस बन रहे थे, वो लोग स्टोर कर रहे थे फूड, और वो लोग घर बनाना सीख रहे थे। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक दिन की नहीं होती हैं, ये बहुत लंबी प्रोसेस से चलते हुए आ रही हैं। जैसा मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये जितनी चीज़ें हैं ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस से हैं आई हुई, एक दिन का इसमें कुछ भी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले और आज की लाइफ काफ़ी एडवांस है। पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं होता था, सिर्फ वो लेटर्स भेजते थे। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। देखिए कितनी लाइफ एडवांस होती जा रही है और हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। जो अभी मैंने आपको मेहरगढ़ दिखाया उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए मेहरगढ़ ये कहाँ पे लाई करता? पाकिस्तान में। यहाँ क्या मिला ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट को इतना उत्साहित करता है या इतना पढ़ने की तरफ या उनकी तरफ आकर्षित करता है? देखते हैं कि मेहरगढ़ में ऐसा हुआ क्या था जो सब लोगों की नज़रें मेहरगढ़ की तरफ को बनी हुई थी। इसमें पहला पॉइंट है, मेहरगढ़ इज़ लोकेटेड एट फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास नाव इन पाकिस्तान विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रूट फॉर ईरान। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये पास क्या होता है। दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पास। तो मेहरगढ़ कहाँ पे लाई करता है? ये करता है बुलन पास के पास पे लाई करता है, जो कहाँ पे? पाकिस्तान में। और वहाँ की लैंड कैसी थी? वो फर्टाइल लैंड थी, मतलब वहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, वहाँ खेती अच्छी होती थी। फर्टाइल लैंड का मतलब ही यही होता है कि वहाँ खेती अच्छी होगी तो वहाँ क्या होंगे? लोग रहेंगे। तब मेहरगढ़ इतना फेमस हुआ क्योंकि वहाँ पे लोग रहे होंगे, तो उनके एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ पे लोग रहते थे। और वो क्या है, जो मेहरगढ़ है वो इम्पॉर्टेंट रूट था किसके लिए? ईरान जाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें इतनी चीज़ समझ में आती है कि मेहरगढ़ कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान में लाई करता है। और किसके पहाड़ों के बीच है? बुलन पास है वहाँ पे, उसके बीच में लाई करता है। वहाँ की लैंड कैसी थी? फर्टाइल लैंड थी। और वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट रूट था? ईरान जाने के लिए इम्पॉर्टेंट रूट था। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट बोलता है इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज that we know and probably one of the place where people learn to grow barley and wheat। अब देखिए ये क्या था? ऐसा माना जाता है कि ये जो मेहरगढ़ था ये पुराना विलेज था, गांव था एक बहुत, यहाँ पे लोगों ने फार्मिंग शुरू की थी। और फार्मिंग में क्या उगाया था? इनने उगाया था बार्ले एंड वीट,
उगाया। जौ और गेहूं सबसे पहले उगाया गया था। इसके एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, तब ये पता चला कि मेहरगढ़ में ये चीजें उगाई गई थी। थर्ड पॉइंट बोलता है एट दिस साइट बोन्स ऑफ डियर, पिग, शीप एंड गोट वर फाउंड। देखिए उस टाइम के लोग फार्मिंग तो कर रहे थे लेकिन हर्डिंग भी कर रहे थे। कैसे पता चला ये चीज? इनके घरों के आसपास जो मेहरगढ़ जो साइट मिली, जब खोद के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट निकाली तो वहाँ पे क्या मिला? हिरन, पिग, शीप एंड गोट, इनके क्या मिले? बोन्स मिले, जिससे ये पता लगाया गया कि उस टाइम के लोग इनसे फेमिलियर थे, इनको अपने घरों के आसपास रखते थे, जिससे ये बोला गया कि उस टाइम पे हर्डिंग करते थे वहाँ के लोग। फोर्थ पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर हाउसेज वर फाउंड एंड ईच हाउसेज हैव 4 and more कंपार्टमेंट। जैसा कि ये पिक्चर लगी हुई है, इससे समझते हैं इस पॉइंट को। मेहरगढ़ में जब खोदा तो तब पता चला कि वहाँ पे जो घर थे वो बन रहे थे, और वो लोग परमानेंट घरों में रहते थे, और वो जो घर होते थे वो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होते थे, जिसमें कहीं पे वो रहते थे, कहीं पे वो स्टोर करते थे क्या? ग्रेन्स को, जो अनाज उगाते थे उसको वो स्टोर करते थे। और इनका शेप कैसा होता था? या तो स्क्वायर शेप होता था या रेक्टेंगल शेप होता था। ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ मिली। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बरी देम विद देयर बिलोंगिंग्स लाइक क्लोथ्स, एनिमल एंड यूटेंसिल एक्सेट्रा। अब देखिए पहले क्या था कि लोग मरते थे तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सीख रहे थे कि ऐसे नहीं है, इससे फिर इनको भी प्रॉब्लम होगी। कैसे? देखिए उतनी अगर इंसान या जानवर कोई मरता है तो उसकी फिर बदबू से वो इलाका पूरा भर जाता है। तो वो लोग क्या करने लगे कि अब उनको दफनाने लगे। किनको? लोगों को, जो मर जाते थे उन लोगों को दफनाने लगे और उसको अच्छे से ढकने लगे, और उसकी केयर भी करते थे। केयर इसलिए करते थे ताकि बाहर के जंगली जानवर उसको खोद के निकाल ना दें उस आदमी को बाहर फिर से, और फिर वो बदबू फैल जाए। इसलिए जो वहाँ पे रहते थे, उनका अगर कोई रिलेटिव मर जाता था तो वो लोग उसके साथ साथ उसकी जो बिलोंगिंग्स थी, जो वो क्लोथ्स पहनता था, जो उसके एनिमल थे, उसको भी उसके साथ दफना देते थे। अब ये दफनाते क्यों थे? जानवरों को क्यों दफनाया उसी के साथ, या उसके सामान को क्यों दफनाया उसके साथ? ये चीज़ को देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि मेहरगढ़ के लोगों के दफनाने के साथ उनके जानवर और उनकी सामान को क्यों दफनाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है, ये सोच रहे थे कि अगर वो इंसान मरता है, जब उसका दोबारा जन्म होगा तो ये जो उसकी बिलोंगिंग है वो उसके पास रहेंगी, तो उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना उसको अभी करना पड़ा इन चीज़ों को बनाने में। जैसे कपड़े बनाने में उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, तो वो कपड़े ईजीली मिल जाएं। बने बनाए तो पहन के तो पैदा होगा नहीं हो, लेकिन वो कपड़े उसको ईजीली मिल जाएं। इसलिए जो वहाँ के लोग होते थे, जब उनका रिलेटिव कोई मरता था तो वो लोग क्या करते थे, उनके साथ उसके बिलोंगिंग्स को भी दफनाते थे। तो इन पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि मेहरगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरगढ़ कहाँ पे लाई करता है, या मेहरगढ़ में जो लोकेशन मिली है या जो साइट्स मिली है वहाँ के घर कैसे होते थे। तो हमारा चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT एज वेल एज इंटेक्स क्वेश्चन उनसे डील करेंगे और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।